हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन के ऊपर। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि कोई भी जो मृदा होती है उसके अंदर मृदा अभिक्रिया अर्थात अम्लता, क्षारता, उदासीनता, इन सभी परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः दो कारक जिम्मेदार होते हैं। एक होते हैं अम्ल उत्पादक कारक और एक होते हैं क्षार उत्पादक कारक। इसमें पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़ चुके हैं अम्ल उत्पादक कारकों के बारे में। अब अपन बात करेंगे क्षार उत्पादक कारक या भस्म उत्पादक कारक के बारे में। तो ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पर, और साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और इसके अंदर दूसरा प्रकार अपना आता है और वो है भस्म उत्पादक कारक। भस्म उत्पादक कारक, ठीक है। तो भस्म उत्पादक कारकों के बारे में अपन यहां पर बात करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। देखो, मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्मों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, वो भस्म उत्पादक कारक का कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर वो प्रक्रम जो धनायनों को उत्पन्न करते हैं, जो धनायनों जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस प्रकार के धनायनों को उत्पन्न करते हैं, वो सभी प्रक्रम भस्म उत्पादन कारक के अंतर्गत आएंगे। जैसे मुख्यतः आप लोग बात करते हैं अपक्षय के बारे में। भाई चट्टानें जो होती है, चट्टानें टूटेगी और उनके अपक्षय के दौरान खनिजों से धनायन मुक्त होंगे, और यदि वो धनायन मुक्त करते हैं तो वो धनायन जैसे ही मृदा के अंदर आएंगे तो मृदा को वो क्षारीय बना देंगे, मृदा को वो क्षारीय बना देंगे। तो बस यहां पर भी वही चीज होती है कि जो भी कारक धनायन उत्पन्न करेंगे, भस्म का मतलब क्या होता है? भस्म का मतलब होता है धनायन। तो जो भी कारक धनायन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? भस्म उत्पादक कारक कहलाएंगे। और इन धनायनों के कारण मृदा क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपके धनायनों को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हीं के बारे में अपन चर्चा यहां पर ध्यान से करते हैं। तो आप लोग इस चीज को देखिए अच्छे से कि क्या होता है ये चीज। देखो, जो प्रक्रम मृदा में विनिमय भस्म, मृदा में विनिमय भस्म जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम आदि के निर्माण को, आदि के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं वे क्षारता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है भाई। तो एक सिंपल सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? कि जो भी कारक इन धनायनों को उत्पन्न करेगा, जो भी कारक इन विनिमय भस्मों को उत्पन्न करेगा, वो सारे के सारे कारक क्षारता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम कौन होगा? अपक्षय। तो इनमें सबसे
महत्वपूर्ण प्रक्रम अपक्षय होता है। कौन सा होता है भाई? सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम होता है इनमें अपक्षय। ठीक है, और ये अपक्षय क्या करता है? ये विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त करता है। ठीक है ना, अपक्षय होता है और इस अपक्षय के दौरान क्या होगा? जिसके दौरान खनिजों से विनिमय भस्म, जिसके दौरान खनिजों से विनिमय भस्म मुक्त होते हैं, जो कोलाइडों पर अधिशोषित होकर मृदा को क्षारीय बना देते हैं। मृदा को क्या बना देते हैं? क्षारीय बना देते हैं। ठीक है ना, आगे बात करें कि मृदा में भस्म युक्त पदार्थ जैसे चूना पत्थर मिलाने पर मृदा में धात्विक धनायनों की मात्रा में वृद्धि होती है। धात्विक धनायनों की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार सिंचाई जल में भी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं जो क्षारता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, और एक और बात में आप बात करें यहाँ पर तो देखो, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होती है, जिससे अब देखो बहुत कम वर्षा होगी तो इससे क्या होता है कि जो भस्म होते हैं, क्षार होते हैं, वो निक्षालन प्रक्रिया द्वारा निचली सतहों में नहीं जा पाते हैं और जब वो ऊपरी सतह में ही रहेंगे तो मृदा को क्या बना देंगे? क्षारीय बना देंगे, जिससे क्षार निक्षालन प्रक्रम के माध्यम से जिससे क्षार निक्षालन प्रक्रम के माध्यम से
निचली सतहों में नहीं जा पाते हैं, निचली सतहों में नहीं जा पाते हैं और ऊपर ही एकत्रित होने के कारण मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है, मान में वृद्धि होती है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर क्या बोला अपन ने बोला है भस्म उत्पादक कारक के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है भस्म का मतलब होता है धनायन, यानी कि जितने भी प्रक्रम जिनके माध्यम से मृदा में धनायनों की मात्रा में वृद्धि होती है, भस्म की मात्रा में वृद्धि होती है, वो सब भस्म उत्पादक कारक कहलाते हैं। और धनायनों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण वहाँ पर मृदा की क्षारता बढ़ती है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो धनायनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ बता दी है। एक बार अच्छे से इसको समझते हैं। जो प्रक्रम मृदा में विनिमय भस्म जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, वे क्षारता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है अपक्षय। अपक्षय जो होता है इसके दौरान खनिजों से विनिमय भस्म मुक्त होते हैं, यानी अपक्षय होने के कारण खनिजों से विनिमय भस्म क्या हुए, मुक्त हुए, जो कोलाइडों पर अधिशोषित होकर मृदा को क्षारीय बना देते हैं। कोलाइडों पर अधिशोषित होकर मृदा को क्या बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। मृदा में भस्म युक्त पदार्थ जैसे चूना मिला देते हैं अपन, तो चूना मिलाने पर मृदा में धात्विक धनायनों की मात्रा में वृद्धि होती है। और इसी प्रकार सिंचाई जब आप लोग करते हैं तो सिंचाई जल में भी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, तो ये सब आपके धनायनों को मुक्त करते हैं और धनायनों के मुक्त के होने के कारण मृदा की क्षारकता में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों के अंदर वर्षा बहुत कम होती है, तो वर्षा कम होने के कारण जल भी कम मात्रा में होगा। जल कम मात्रा में होगा तो वह इन धनायनों को अपने अंदर घोलकर नीचे नहीं ले जा पाएगा, यानी कि वहाँ पर निक्षालन प्रक्रम जो होता है उसके माध्यम से धनायन निचली सतहों में नहीं जा पाते हैं। और जब निचली सतहों में वो नहीं जा पाएंगे तो ऊपर ही धनायन एकत्रित होते रहेंगे और इससे मृदा के पीएच मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था अपना भस्म उत्पादक कारक। और इसी के साथ मृदा के पीएच में मुख्य रूप से परिवर्तन करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं दो कारक, अम्ल उत्पादक कारक और क्षार उत्पादक कारक, यहाँ भस्म उत्पादक कारक, जो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अपन अगले टॉपिक के बारे में, और वो होता है मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो साथ के साथ आप लोग इसको नोट जरूर करते रहें ताकि सारी विषय वस्तु आगे भी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। चलो, और साथ के साथ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अपन सोल्व कर पाएँ यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं अब अपन यहाँ पर मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक है मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यानी मृदा पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा अपन यहाँ पर इसको वापस लिख लेते हैं। मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलो, अब इसमें
विभिन्न प्रकार के कारक आते हैं। सबसे पहला कारक की बात करेंगे तो पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ, अब देखो भाई, पैतृक पदार्थ का मतलब होता है चट्टानें जिनसे मृदा बनी है। अब यदि चट्टानें ही अम्लीय प्रकार की है तो मृदा भी क्या होगी, अम्लीय होगी। और चट्टानें यदि क्षारीय प्रकार की है तो मृदा भी क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। तो इस प्रकार से जो ये पैतृक पदार्थ होते हैं ये मृदा की पीएच को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं का पीएच से निर्मित मृदाओं का पीएच मान अम्लीय चट्टानों से निर्मित अम्लीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं के पीएच मान से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है भाई, चलो, तो ये चीज अपने यहां पर समझ में आनी चाहिए कि पैतृक पदार्थ जो होते हैं चट्टानें, ये पैतृक पदार्थ जिस प्रकृति के होंगे इनसे बनने वाली मृदा भी उसी प्रकृति की होगी। यानी कि पैतृक पदार्थ यदि क्षारीय चट्टानें हैं तो निर्मित मृदा भी क्षारीय होगी, यानी पीएच मान उसका ज़्यादा होगा। और यदि अम्लीय चट्टानों से निर्मित मृदा है तो उसका पीएच मान कम होता है, यानी वो अम्लीय प्रकृति की होती है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है और वो है अवक्षेपण। अवक्षेपण जो होता है ये भी आपके किसको प्रभावित करेगा, ये भी आपके मृदा पीएच को प्रभावित करेगा। ठीक है ना, किस प्रकार से प्रभावित करेगा तो इस चीज को आप लोग देखिए। देखो, मृदा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम निष्कासित हो जाते हैं और इनके स्थान पर अम्लीय तत्व एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन आदि आ जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच कम हो जाता है। यानी कि वर्षा के जल से, वर्षा जो होती है ना भाई, इस वर्षा के जल से, देखो वर्षा के जल से क्या होगा, जैसे ही पानी गिरा तो मृदा के अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो क्षारीय प्रकृति के धनायन होते हैं ये इस जल के अंदर घुलकर कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और ऊपर कौन रह जाते हैं, तो ऊपर रह जाते हैं अम्लीय प्रकृति के धनायन, जैसे कि एल्यूमिनियम रह जाता है, हाइड्रोजन रह जाता है, और इसके कारण मृदा जो होती है वो अम्लीय बन जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं कि वर्षा के जल से क्षारीय, वर्षा के जल से क्षारीय, वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम तत्व जैसे कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम निक्षालित हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर अम्लीय तत्व जैसे हाइड्रोजन, अम्लीय तत्व जैसे हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आ जाते हैं। हाइड्रोजन एवं क्या जाते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर आ जाते हैं और इससे मृदा पीएच कम हो जाता है, आ जाते हैं, जिससे मृदा पीएच कम हो जाता है, कम
हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्षा का जो जल होता है वो भी मृदा पीएच को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है, और ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है और वो है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अब इस चीज को तो आप लोग भली प्रकार से जानते हैं कि भाई कार्बनिक पदार्थ जैसे आप लोगों ने मृदा के अंदर मिलाए तो कार्बनिक पदार्थों के विघटित होने से बनती है CO2, और CO2 जल से क्रिया करके बनाती है कार्बनिक अम्ल। जब कार्बनिक अम्ल बनेगा तो उससे मृदा का पीएच क्या हो जाएगा, अम्ल के कारण कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखो लिख लेते हैं इसको कि कार्बनिक पदार्थों के विघटन से CO2 बनती है, CO2 बनती है जो जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, या इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं अपन, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके विघटन से CO2 बनती है, और CO2 जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, और इस अम्लीय जल में जो भी धनायन होते हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है आदि के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये जल में विलय होकर निक्षालित हो जाते हैं। इस अम्लीय जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट निक्षालित हो जाते हैं। निक्षालित हो जाते हैं मतलब नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है, ठीक है भाई। चलो, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक पढ़ लिए हैं, पैतृक पदार्थ, अवक्षेपण और कार्बनिक पदार्थों का विघटन। और भी बहुत सारे कारक हैं जिनको अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग इन कारकों को अच्छे से कंप्लीट करें। बाकी की चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।